प्रिया शादी करके अपने ससुराल जाती है, जहां उसकी सास विमला और ननद निशा प्रिया को अपने घर की बहू के रूप में पाकर बहुत खुश होती हैं। और खुश होती भी क्यों ना, आखिर प्रिया दहेज जो इतना सारा लेकर आई थी। दहेज का सारा सामान देखकर निशा अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, भाभी दहेज में कितना कुछ लेकर आई हैं और ये फ्रिज टीवी कितना महंगा लग रहा है। अरे निशा बेटा, तू बिल्कुल सच कह रही है। अरे मैं तो प्रिया जैसी बहू पाकर बहुत खुश हूँ। हमारे पूरे मोहल्ले में किसी की बहू इतना दहेज नहीं लाई जितना मेरी बहू लेकर आई है। वही तो माँ, भाभी आप ना बहुत अच्छी हो और आपके घर वाले भी। ठीक है, वैसे मैं ना बहुत थक चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने दहेज का सामान देख लिया हो तो क्या अब आप मुझे मेरा कमरा बता सकती हैं? अरे भाभी, आप खुद क्यों जाएंगी अपने कमरे तक? मैं हूँ ना, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ आपकी कमरे तक। इस तरह से निशा प्रिया को उसके कमरे तक ले जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब प्रिया अपने कमरे में तैयार हो रही होती है कि तभी निशा प्रिया के पास आती है और उसे तैयार होता देखकर कहती है, अरे वाह भाभी, आपके पास तो कितना सारा मेकअप का सामान है। ये सब तो काफी महंगा लगता है। ये महंगे लग रहे हैं क्योंकि ये सारा सामान महंगा है निशा। सच में भाभी, वैसे मेरे पास ना इतना सारा मेकअप का सामान भी नहीं है। अगर आप मुझे अपना थोड़ा सा सामान दे देती तो। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, मैं इस घर की बहू हूँ और तुम मेरी ननद। तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम्हें इसमें से जो भी सामान पसंद है तुम ले सकती हो। थैंक यू भाभी। इस तरह से निशा अपनी भाभी की इजाजत लेकर उसका कुछ मेकअप का सामान ले लेती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और एक रात प्रिया का पति रंजीत प्रिया से कहता है, प्रिया, कल मेरे बॉस की शादी की 25वीं सालगिरह है। उन्होंने ऑफिस में सबको इनवाइट किया है, तो कल तुम्हें और मुझे उनके घर जाना होगा। जब मैं कल ऑफिस से घर आऊँ तो तुम तैयार रहना। ठीक है रंजीत जी। अब इस तरह से अगली सुबह रंजीत ऑफिस चला जाता है और प्रिया घर का सारा काम खत्म करके अपने कुछ गहने और साड़ी निकाल कर बिस्तर पर रख देती है और खुद वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब प्रिया बाहर निकलकर देखती है तो उसके जेवर गायब हो चुके थे। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है और अपनी सास और ननद से कहती है, माँ जी, निशा, कुछ देर पहले ही मैंने अपने कमरे में बेड पर हार रखा था और साथ में कुछ जेवर भी, पर अब मेरे गहने बेड पर नहीं है। क्या आप में से किसी ने मेरे जेवर देखे? बहू, अगर तूने गहने अपने कमरे में रखे थे तो तेरे जेवर तेरे कमरे में ही होंगे ना। एक बार फिर से देख ले। माँ जी, मैंने हर जगह देख लिया पर मुझे नहीं मिल रहे मेरे गहने। थोड़ी देर में रंजीत भी आ जाएंगे और मैं अब तक तैयार नहीं हुई हूँ। प्रिया अपने गहनों को लेकर परेशान हो रही होती है कि तभी रंजीत घर आता है और प्रिया को परेशान देखकर उसे कहता है, क्या हुआ प्रिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम अब तक तैयार नहीं हुई? मैं तैयार होने ही जा रही थी और इसीलिए मैंने अपना हार और कुछ गहने निकाल कर रखे थे, पर जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो बेड पर मेरे गहने नहीं थे। क्या, बेड पर गहने नहीं थे? अरे गहने के हाथ पैर है क्या जो वो बेड से उतर कर भाग गए? अच्छे से ढूंढो, वहीं पर होंगे। अब इस तरह से रंजीत और प्रिया पहले अपने कमरे की तलाश लेते हैं और बाद में अपनी सास और ननद के कमरे की भी तलाश लेते हैं और प्रिया को उसके गहने उसकी ननद के कमरे में मिलते हैं। ये देखकर प्रिया अपनी ननद से कहती है, निशा, तुमने मेरे गहने चोरी किए? अरे अगर तुम्हें मेरे गहने इतने ही पसंद थे तो तुम मुझसे मांग लेती ना। माँ, भैया, भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने भाभी के गहने नहीं चुराए। मैं नहीं जानती कि भाभी के गहने मेरे कमरे में कैसे आ गए। बस करो निशा, झूठ बोलने की भी हद होती है। मैं देख रहा हूँ जब से प्रिया इस घर में आई है तब से तुम और माँ कैसे उसकी चीजों पर नजर गड़ाकर बैठी रहती हो। मुझे लगा बच्ची हो, समय के साथ सुधर जाओगी, पर तुम्हारा लालच इतना बढ़ गया कि तुमने चोरी करनी शुरू कर दी। रंजीत बेटा, जब तेरी बहन कह रही है कि उसने चोरी नहीं की तो हो सकता है कि उसने चोरी ना की हो और गलती से बहू के गहने निशा के कमरे में आ गए हो। माँ, आपके लाड़ प्यार और बढ़ावे की वजह से ही निशा का लालच बढ़ता गया और इसका लालच इतना बढ़ गया है कि अब इसने चोरी करनी भी शुरू कर दी। इस तरह से रंजीत अपनी बहन पर बहुत गुस्सा होता है। रंजीत का गुस्सा देखकर प्रिया रंजीत से कहती है, अब जाने दीजिए, निशा भी बच्ची है, वैसे भी मेरे गहने तो मिल गए, अब माफ़ कर दो, आपकी छोटी बहन है।
प्रिया के कहने पर रंजीत चुप हो जाता है, पर वो निशा से अभी भी नाराज था। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन विमला डाइनिंग टेबल पर रंजीत के साथ बैठकर चाय पी रही होती है, तो वहीं प्रिया रंजीत का नाश्ता लेकर रंजीत के पास जा रही होती है। प्रिया का पैर फिसलता है और प्रिया जमीन पर गिर जाती है। जल्दी से रंजीत प्रिया के पास जाता है। प्रिया, तुम गिर कैसे गई? इतना बोलकर रंजीत प्रिया को उठाने लगता है, तभी वो देखता है कि फर्श पर तेल गिरा हुआ है। फर्श पर तेल देखकर वो गुस्से में कहता है, बेशर्मी की भी हद होती है। आप लोग इतनी लापरवाही कैसे बरत सकते हैं? अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? फर्श पर तेल किसने गिराया? अरे रंजीत बेटा, क्या बोल रहा है? फर्श पर तेल कैसे हो सकता है? बहू ने अभी अभी तो सफाई की थी। वही तो मैं बोल रहा हूँ माँ, जब प्रिया ने अभी घर की सफाई की है तो फिर फर्श पर तेल कहाँ से आया? रंजीत बस कीजिए ना, मैं ठीक हूँ। अब बेकार ही माँ जी पर गुस्सा हो रहे हैं। गिर गया होगा किसी से गलती से तेल। देख रही हो माँ, कैसे प्रिया हर बार आपको और निशा को बचा लेती है, और फिर भी आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती प्रिया के साथ ऐसी ओछी हरकत करते हुए। इस तरह से रंजीत अपनी माँ और बहन से दूर होने लगता है। अब घर में आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेशबाजी होने लगती है और हर बार प्रिया अपनी सास और ननद को अपने पति के गुस्से से बचा लिया करती। ऐसे ही एक दिन प्रिया किचन में काम कर रही होती है कि तभी प्रिया का फोन बजता है। जब रंजीत प्रिया का फोन उठाता है तो प्रिया की माँ कहती है, अरे प्रिया बेटा, मैंने जो तुझे आइडियाज दिए थे वो काम किए कि नहीं? चल अब ये सब छोड़ और ये बता कि अब और कितने दिन तू अच्छी बनने का नाटक करेगी? अरे कब निकालेगी अपनी सास और उस ननद को? अपनी सास की बात सुनकर रंजीत फोन रख देता है और प्रिया के पास जाकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, प्रिया, मैं हमेशा तुम्हारे ससुराल वालों को यानी कि अपनी माँ और बहन को बेशर्म कहता रहा, पर बेशर्म तो मेरा ससुराल निकला। तुमने क्यों किया ये सब? मैंने क्या किया रंजीत जी? आप इतने गुस्से में क्यों? तुमने क्या किया है? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अपनी माँ के साथ मिलकर तुमने मेरी बहन पर गहने चुराने का झूठा इल्जाम लगाया। तुमने मेरी माँ को फंसाने की कोशिश की कि उनकी वजह से तुम गिरी। तुमने ऐसे ही और न जाने कितने झूठ बोले ताकि मैं खुद अपनी माँ और बहन को घर से निकाल दूं। पर अब इस घर से मेरी माँ और बहन नहीं, तुम निकलोगी, और वो भी इसी वक्त। नहीं रंजीत जी, मुझे घर से मत निकालो। ये सब मैंने आपकी और अपनी भलाई के लिए किया। मैं बस इतना चाहती थी कि हम दोनों अकेले रहे, पर आप माँ जी और अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। आप उन्हें कभी छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने ये सब किया। प्रिया रंजीत से अपनी गलतियों की माफी मांगती है, पर रंजीत प्रिया को माफ नहीं करता, जिसके बाद विमला अपने बेटे को समझाती है और विमला के कहने पर रंजीत प्रिया को माफ कर देता है। अब प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो ऐसी हरकतें फिर कभी नहीं करती और अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से रहने लगती है। सीमा एक घरेलू और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो घर को बहुत अच्छे से चला रही थी, लेकिन उसकी सास काफी खर्चीली थी। सीमा उन्हें काफी समझाती, लेकिन वो न मानती। एक दिन, माँ, क्या आप ये पैसे संभाल कर अपने पास रख लेंगी? कल जाकर मैं बैंक में डाल दूंगी। हाँ बेटा। सीमा की सास वो पैसे लेकर मार्केट चली जाती हैं और अपने लिए कपड़े खरीद लेती हैं। माँ, मैंने आपको पैसे रखने के लिए दिए थे, वो बेटा वो तो मुझसे खर्च हो गए। माँ, वो पैसे मैंने घर के छोटे छोटे बचत से जोड़े थे, जिससे वो हमारे मुसीबत के वक्त काम आए। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तुझे घर से पैसे बचाने पड़े? हमें अच्छा खाने और पहनने का शौक है, तू ना ऐसे कंजूसी ना किया कर। हाँ। सीमा बेचारी क्या कहती, वो वहां से चली जाती है। माँ, आपके कमरे की लाइट जल रही है, बाहर जाते वक्त बंद कर दिया करें, इससे कम बिजली खर्च होगी और बिजली का बिल भी कम आएगा। सीमा, तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा, हमारे घर में नहीं होता ऐसा। हम लोगों को तो रोशनी ही रोशनी पसंद है। सीमा बेचारी करती भी क्या, सास के सामने बोलने की हिम्मत तो थी नहीं, और घर में पैसों की ऐसी बर्बादी
उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। सीमा और उसकी सास एक दिन साथ में बाजार गए और वहां पर वे सब्जी खरीद रहे थे। माँ, थोड़ा अंदर चलकर सामान लेते हैं ना, यहाँ ये महंगा मिल रहा है। नहीं सीमा, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, जो लेना है यहीं से ले लो। माँ, अंदर यही सामान हमें आधे दामों में मिल जाएगा, जिससे हम अच्छी खासी बचत कर पाएंगी। उसके मुंह से ये बात सुनकर सीमा की सास का पारा बढ़ जाता है। बस करो सीमा, तुमने तो परेशान ही कर दिया। बचत बचत का रोना रोती रहती हो। क्या होगा? अरे जो पल आज है उसे जी लो, कल किसने देखा। पर माँ जी, अब कुछ नहीं सुनना, जल्दी से सामान लो और घर चलो। बेचारी सीमा एक बार फिर सास के कहने पर सामान लेकर घर आ जाती है, पर वो सोच लेती है कि वो अब कभी भी सास के साथ पैसों के बारे में बात नहीं करेगी। एक दिन सीमा की सास सीमा से कहती है, सीमा, मुझे पकोड़े खाने हैं। तू शाम को वॉक पर जाती है ना, तो लेती आना जरा। सीमा शाम को सास को पकोड़े और चाय देती है। माँ जी, कैसे लगे पकोड़े? अरे बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े हैं सीमा। वैसे भी नुक्कड़ के हलवाई की तो हर कोई तारीफ करता है। सीमा धीरे से मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। सीमा, मेरे कमरे में तो आज बहुत ही अच्छी चमक दिखाई दे रही है। माँ जी, आपने कहा था ना कि आपको रोशनी पसंद है, इसलिए मैंने आपके कमरे में ये नया सफेद बल्ब लगाया है। सीमा की सास का पैसों को खर्च करने का गलत तरीका लगातार चल रहा था, तो वहीं सीमा भी उन्हें किसी भी चीज के लिए मना ना करती। वो सास की हर डिमांड को पूरा करती। एक दिन अचानक सीमा की सास की तबीयत बिगड़ जाती है। सीमा और उसका पति उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं, आपकी माँ को एक बड़ी बीमारी है, जिसका इलाज तो सिर्फ शहर में ही संभव है। आप अपनी माँ को शहर ले जाएं। डॉक्टर साहब, उसमें तो बड़ा खर्चा आएगा। हाँ, 2 लाख रुपए का खर्चा है। ओह, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। आप देख लें, अगर पैसों का इंतजाम हो जाए तो बता देना। बेटा, मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मेरा इलाज कैसे होगा? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? तभी सीमा डॉक्टर को कहती है कि वो माँ को शहर के लिए रेफर कर दे। सीमा की सास और पति दोनों हैरान होकर सीमा की तरफ देखते हैं। मैं शहर वाले डॉक्टर को रेफर कर दूंगा। हाँ? ये क्या कह रही हो सीमा? पैसे कहाँ से आएंगे? घबराइए मत, मैंने घर के छोटे छोटे बचत कर हम तीनों के स्वास्थ्य का बीमा करवा लिया था, जिससे महीने में एक छोटी सी बचत हमें बड़ी सी बड़ी बीमारी में होने वाले अस्पताल के खर्चों से बचा लेगी। साथ ही कुछ कैश भी मैंने बचा लिए हैं, जिससे शहर में रहने का इंतजाम हो जाएगा। सीमा की सास का इलाज शहर में होता है। वो बिल्कुल ठीक होकर घर लौटती हैं, जिसे देख सीमा बहुत खुश हो जाती है। सीमा बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, जो तूने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन सीमा, तूने ये पैसे बचाए कैसे? माँ, याद है आप कुछ भी बाजार से खाने को मंगवाती थी तो मैं ले आती थी। हाँ हाँ हाँ। मैं वो बाजार से नहीं बल्कि घर में बनाकर आपको खिलाती थी, जिससे फालतू के खर्च बचते, और वो कम बिजली खपत करने वाले बल्ब से बिजली के बिल के भी पैसे बचा लेती थी मैं। ऐसी ही छोटी छोटी बचत से मैंने ये बीमा लिया, जो आज हमारे काम आया। वाह सीमा, तू तो बहुत ही समझदार निकली। तेरी छोटी सी बचत ने मेरी जिंदगी बचा ली। अब से मैं भी पैसों की बचत किया करूंगी।
शिक्षा, छोटी बचत की कीमत वक्त आने पर ही पता लगती है। बिहार की सुरभि की शादी पंजाब के दिलेर से हो जाती है। बिहारी परंपरा से सनी सुरभि शादी के बाद। अरे बहू, ये क्या लंबी लंबी साड़ी पहनकर पूरे घर में घूमती रहती है? या तो सूट पहना कर या जींस। लेकिन माँ, हमारे यहाँ तो शादी के बाद लड़कियाँ साड़ी ही ज्यादा पहनती हैं। अरे वो वहां की बात है ना, यहाँ नहीं चलता। ये ले जींस टी शर्ट तेरे लिए लाई थी मैं, पहन ले। सुरभि बेचारी सास के कहने पर वो कपड़े पहन तो लेती है, लेकिन उन कपड़ों में उसे जरा भी कंफर्टेबल फील नहीं होता वो जब ससुर जी के सामने आती है। अरे बेटे, तू बहू नहीं बेटी है हमारी, क्या सर पर पल्ला रखती है? अपने पिता के सामने तो बेटियां आंख उठाकर खुश रहती ही अच्छी लगती है। सुरभि को उस माहौल में ढलने में वक्त लग जाता है, लेकिन अब सुरभि पूरी तरह पंजाबियों के रंग में रंग जाती है। लेकिन कहते हैं ना, घी सबको नहीं पचता। ऐसा ही कुछ हुआ सुरभि के साथ भी। एक सुबह, ओहो, आज सुरभि चाय लेकर नहीं आई। जरूर थकी होगी बेचारी पुत्र। मैं आज खुद ही चाय बनाकर उसे भी दे देती हूँ, खुद भी पी लेती हूँ और बहू को भी दे देती हूँ। अरे बहू, सुरभि पुत्र, क्या हुआ बेटा? आज नींद नहीं खुली? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ हाँ माँ, ठीक है। सिर्फ चाय लेकर आई हैं, थोड़ी बिस्कुट और हाँ पानी एक गिलास थोड़ा गर्म करके ला दीजिए ना। सास को सुरभि की बात पर बड़ा आश्चर्य होता है। वो अपने बेटे की तरफ देखती है। सुरभि, माँ ने तुम्हें बेटी की तरफ माना है तो तुम भी तो उन्हें माँ मानो। इस उम्र में माँ को काम बता रही हो? अरे गौरव, माँ के हाथ पैर भी चलते रहने चाहिए ना, उनका भलाई तो सोच रही हूँ मैं। अरे कोई ना बेटा, छोटी ही तो है, समझ जाएगी धीरे धीरे। अब गांव की परवरिश और पहनावे ओढ़ावे वाली सुरभि के रंग ढंग ही बदल जाते हैं। एक दिन उसकी सहेली उससे मिलने आती है। अरे सुरभि, तुमको तो देखकर लग ही नहीं रहा कि तेरी शादी हो गई। टाइट जींस और छोटे से टॉप। हाँ, लेकिन तूने क्या हालत बना ली है? इतनी भारी साड़ी, ऊपर से ये गहने। अरे ये गहने ही तो श्रृंगार है औरत का, मंगलसूत्र। हाँ, लेकिन कौन पहनता है आज की डेट में? क्यों? तुम्हारी सास को देखो, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, और तुम्हारी माँ भी तो। मैं भी, सब पहनते हैं, बस तुम्हें पता नहीं क्यों। तभी सुरभि का पति भी वहां आ जाता है। हाँ यार, मुझे भी लगता है कि मेरी बीवी बीवी की तरह लगे। ना भारी साड़ी पहने, लेकिन बीवी जैसी तो लगे। अच्छा, तो मैं कैसी लगती हूँ आपको? अरे लगता ही नहीं कि कोई मेरे लिए सजे सवरे, पर चलो कोई बात नहीं। अरे बस भी करे, क्यों मेरी बहू को परेशान कर रहा है? छोटी है, समझ जाएगी धीरे धीरे। सुरभि को सास का साथ मिलता है तो वो और भी एक्साइटेड हो जाती है। चलो छोड़ो ना माँ, मेरे और शीना के लिए चाय बना दो प्लीज। अब हाँ हाँ पुत्र, बैठो, मैं लेकर आती हूँ। सास के जाने के बाद शीना, अरे सुरभि, ये क्या बात होती है? सास को चाय बनाने को बोल रही हो और वो बना भी रही है। हमारे यहाँ तो लड़के की शादी हुई, बहू घर आई कि सास पड़ जाती है खटिया में मगरमच्छ बनकर। बस फिर तो जो करे बहू ही करे। अरे नाना, यहाँ तो मैं मज़े कर रही हूँ। जानती ही हो कि पंजाबी कितने कूल होते हैं, ओपन माइंडेड है मेरी सास। हाँ, लेकिन तू कुछ ज़्यादा ही परेशान नहीं कर रही उन्हें? अरे चल ना, तुझे ऐसा घर नहीं मिला तो जलन हो रही है ना? शीना वहां से चली जाती है। एक दिन, माँ, मैं जिम जा रही हूँ। हाँ पुत्र, लेकिन तेरी जींस ना थोड़ी टाइट लग रही है, कुछ रिलैक्स सा पहन कर जाना बेटा। ओ मम्मी जी, जिम में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तभी वहां सजी सवरी सी एक मॉडर्न सी औरत आती है। हाय सुरभि, मैं कार लेकर आई हूँ, चलो जिम का टाइम हो रहा है। मम्मी, ये रीटा है, मेरी जिम की सहेली। अरे नमस्ते पुत्र जी,
नमस्ते। हेलो आंटी जी। हम बस आ ही रहे हैं, आप 2 ग्लास में जूस बना दीजिएगा। अरे हाँ रीटा, ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। सास को अब सुरभि का रवैया अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करे तो क्या करे। फ्रीडम के नाम पर बहू ने तो घर का पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया। तभी वहाँ सुरभि का पति आ जाता है। क्या हुआ माँ, परेशान क्यों हो? आखिर तुम ही तो उसे बेटी बनाना चाहती थी ना? हाँ पुत्र, मैं तो बस उसे खुश देखना चाहती थी। एक दूसरे को समझकर सास बहू की एक अच्छी जिंदगी चलाना चाहती थी। अब मुझे क्या पता था कि वो इसका गलत फायदा उठाने लगेगी। तो माँ, अब तो ऐसे नहीं चलेगा ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बस फिर क्या था, बेटे ने माँ के कान में कुछ कहा और अगले दिन, अरे आज मम्मी जी चाय लेकर कमरे में नहीं आई। सुरभि कमरे से ही माँ को आवाज देती है, मम्मी जी, ओ मम्मी जी, आज चाय नहीं मिली। सास सर पर पट्टी बांधकर, अरे पुत्र जी, तबीयत खराब है मेरी। किसी तरह से एक कप चाय बनाई थी, वो भी कांपते हाथों से गिर गई, पूरा किचन फैल गया। जरा देख लेना, मैं कमरे में लेटने जा रही हूँ। बेचारी सुरभि सास पर जो इतने दिनों से काम का बोझ डालकर खुद मजे कर रही थी, उसके लिए तो सास की तरफ से ये जवाब किसी खूबसूरत सपने के टूटने जैसा था। हाय रे, कैसी किचन की हालत हो गई, इतना गंदा। इसे साफ करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। तभी पीछे से पति आ जाता है। अरे तुम तो बड़ा काम किया करती थी, वो भी 5 मीटर लंबी साड़ी में। माँ ने तो तुम्हें सूट और पैंट पहनने की आज़ादी दी, अब तो तुम्हें काम करने में आसानी होती होगी ना। सोचो, ये सारा काम माँ अकेली करती रही, तुमने उनके द्वारा दी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया। काम कर करके माँ की तबीयत खराब हो गई, अब करो सारा काम अकेले। सुरभि काम करके जैसे ही कमरे में बैठती है, तभी सास उसके पास चाय की प्याली लेकर आती है। लो, चाय पी लो। अरे माँ जी, आपकी तो तबीयत खराब थी ना। हाँ बहू, लेकिन तू भी तो थक गई थी ना, इसीलिए तुझे रिलैक्स करने के लिए ये चाय लेकर आई हूँ। सॉरी बहू, मैं कमज़ोरी और तबीयत खराब होने के कारण घर का काम नहीं कर पा रही हूँ। सुरभि सास के मुंह से ये बात सुनकर रोने लगती है। नहीं माँ, मैं समझ चुकी हूँ कि आपने मेरे लिए क्या किया था। आपने मुझे वो फ्रीडम दी जो शायद कम ही लड़कियों को ससुराल में मिलती है। मैं समझ चुकी हूँ कि जीवन में कैसे चलना है। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया माँ। दिल्ली शहर में गायत्री और ममता नाम की 2 पक्की सहेली रहती थी, लेकिन दोनों अपनी अपनी बहुओं से बड़ी परेशान रहती थी। गायत्री, ममता दोनों एक दूसरे की बहू को दुनिया की सबसे अच्छी और गुणवान बहू समझती थी। दोनों एक दिन मंदिर पूजा करने जाती हैं। अरे कुछ मत पूछ गायत्री, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मेरी बहू सुधा से मैं तंग आ गई हूँ। तू बड़ी किस्मत वाली है जो तुझे रीटा जैसी बहू मिली, बड़ी नेक बच्ची है। ठेंगा, तुझे नहीं पता महारानी के कितने नखरे हैं। तू तो बेकार में अपनी बहू सुधा को कोसती रहती है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसे अपनी बहू बना लेती। अरे रहने दे, कुछ दिन तू मेरे घर में गुजार के देख, तब तुझे पता चलेगा। मैं भी तुझसे यही कहने वाली थी। दोनों की बहस सुनकर मंदिर के भगवान कहते हैं, अरे आप दोनों झगड़ा मत करो, मैं कुछ दिनों के लिए आप दोनों की जगह बदल देता हूँ। गायत्री, आप ममता की बहू की सास बन जाएंगी और ममता आप गायत्री की बहू की सास बन जाएंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? भगवान जी, आप मजाक कर रहे हैं ना? हम कभी मजाक नहीं करते। फिर सोचना क्या भगवान जी, जल्दी से अपना चमत्कार दिखाइए और मुझे गायत्री की बहू की सास बनाइए। तथास्तु। फिर अगली सुबह जब ममता की आंख खुलती है तो ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म कॉफी और आपका मनपसंद नाश्ता।
अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया। गायत्री की बहू मुझे अपनी सास समझ रही है। नाश्ते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, कितना स्वादिष्ट नाश्ता है। फिर दोपहर को अरे माँ जी, आज आप इस तरह उंगलियां चाट चाट कर खाना क्यों खा रही हैं? आराम से खाइए। अरे कुछ मत बोल बहू, इतना अच्छा खाना आज जिंदगी में पहली बार खाने को मिला है। कैसी बात कर रही हैं माँ जी? रोज यही खाना तो खाती हैं आप। अब क्या कहूँ, गायत्री की बहू कितना अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए गायत्री खा खा के मोटी हो गई है। और गायत्री जब देखो तब अपनी बहू की बुराई करती रहती थी। गायत्री जैसी बेवकूफ औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। दूसरी तरफ ममता के घर पर हे भगवान, मैं कोई गाय भैंस हूँ जो ममता की बहू मेरे सामने ये घास फूस रख के चली गई। अब समझ में आया कि रोज इतना बेस्वाद खाना खा खा के ममता की क्या हालत होती होगी। बेचारी ममता। उसी शाम अरे माँ जी, 5 बज गए और आप अभी तक खरीदारी करने बाजार नहीं गई? अरे कौन सी खरीदारी, क्या कह रही है तू? अरे आज आपको क्या हो गया है? भूल गई हैं क्या? हम दोनों ने अपना अपना काम बांट रखा है। बाजार से खरीदारी करना और दूसरे काम आपके हिस्से हैं। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। बाजार से खरीदारी करके लौट रही ममता थक कर रास्ते के किनारे बैठ जाती है। हाय मर गई रे, उई माँ, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे ये गायत्री की बहू तो बड़ी चालू है, जितना अच्छा खाना खिलाती है उतनी ही अच्छी मेहनत भी करवा लेती है। मेरी तो नानी याद दिला दी। लेकिन गायत्री ममता के घर पर आराम से बैठी टीवी सीरियल के मजे ले रही होती है। यहाँ तो मेरी मौज है, कुछ काम ही नहीं करना पड़ता। हाँ, ये बात और है कि ममता की बहू खाना अच्छा नहीं बनाती, लेकिन इस घर में आराम भरपूर करने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे गायत्री और ममता दोनों ही अपनी इस नई जिंदगी से ऊब जाती हैं। अरे नहीं, मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। इतनी दूर बाजार जाओ, फिर कुली की तरह सारा सामान उठाकर लाओ। अरे इतनी मेहनत तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की। मेरी बहू सबसे अच्छी बहू है, कम से कम मुझसे इस तरह मजदूरों की तरह काम तो नहीं करवाती। उधर गायत्री का भी यही हाल होता है। अरे अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोज वही बेस्वाद खाना खा के मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे आग लगे ऐसे आराम की जिंदगी को। मेरी बहू मुझसे काम करवाती थी, लेकिन स्वादिष्ट खाना भी तो खिलाती थी। मैं तो एक ही बात जानती हूँ, जान है तो जहान है, और मेरी बहू महान है। इस तरह दोनों की गलतफहमी दूर हो जाती है और उन्हें अपनी बहू की अहमियत समझ में आ जाती है। फिर अगली सुबह दोनों मंदिर पहुंचती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि सब कुछ पहले जैसा कर दे। चलो भाई ठीक है, हम सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। हम जानते थे कि तुम दोनों कुछ ही दिनों में सबक सीख जाओगी। तथास्तु। इस तरह सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है। ममता और गायत्री दोनों अपनी बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। शिक्षा, पड़ोस की थाली के लड्डू हमेशा कुछ ज्यादा ही मीठे दिखाई देते हैं। नंदनपुर नाम के गांव में सुधा रहती थी। सुधा की सास और जेठानी उस पर बहुत अत्याचार करते थे। छोटी मोटी जरूरत की चीजों के लिए भी बेचारी को तरसना पड़ता था। अरे कामचोर कहीं की, इतनी देर से रसोई घर में क्या कर रही है? मुझे जोरों की भूख लगी है और अभी तक खाना नहीं बना। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला। बस माँ जी,
थोड़ी देर में खाना बन जाएगा। कोई फायदा नहीं माँ जी, आप इसे कितना भी समझा ले ये कभी नहीं सुधरने वाली। चलिए चलकर हम दोनों टीवी देखते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल बस शुरू ही होने वाला है। ए सुधा, जल्दी खाना बना के हॉल में ले आना। जी। फिर एक दिन, जरा देख के बताइए माँ जी, मैं इस नई साड़ी में कैसी लग रही हूँ? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? पूरे गांव में भला तुझसे सुंदर कोई है क्या? चल जल्दी तैयार हो जा, गांव का मेला शुरू हो गया होगा। तभी वहां सुधा आ जाती है। माँ जी, मुझे भी गांव के मेले में घूमने जाना है, आप लोग मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। तुम मेला घूमने जाएगी? आपने सुना माँ जी, महारानी क्या कह रही है? अरे तू क्या करेगी मेले में जाकर? घर के काम क्या तेरे पिताजी करेंगे? चुपचाप घर में बैठ, और हमारे वापस आने तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए। हाँ। इस तरह दोनों सास बहू सुधा को घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। सुधा अपने कमरे में रखी अपनी स्वर्गीय माँ की तस्वीर लेके रोने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे इस घर में कोई नहीं प्यार करता। तभी अचानक सुधा की माँ तस्वीर से बाहर आ जाती है। अरे क्यों रो रही है? क्या हुआ? अचानक अपनी माँ को सामने देख, अरे माँ, तुम ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे हो गई? अरे नालायक, मैं जिंदा नहीं हूँ। तेरी मदद करने के लिए भगवान जी से कुछ दिनों की छुट्टी लेके आई हूँ। माँ, तुम नहीं जानती। अरे मैं सब जानती हूँ, इसलिए तो यहाँ आई हूँ। अब तू देखती जा, मैं कैसे इन दोनों को उनकी नानी याद दिलाती हूँ। अगली सुबह, अरे नालायक, कहाँ मर गई? सुबह की चाय कहाँ है? सुधा घबरा के, अभी लाती हूँ माँ जी। अरे बैठ, तू कहाँ चली? इस बुढ़िया को चाय मैं पिलाती हूँ। अगले ही पल सुधा की सास के कदम अपने आप रसोई घर की ओर चल पड़ते हैं। अरे अरे ये मैं कहाँ जा रही हूँ? अरे मैं चाय क्यों बना रही हूँ? तभी सुधा की जेठानी वहां आ जाती है। माँ जी, आज आप क्यों चाय बना रही हो? सुधा कहाँ है? लगता है महारानी अपने कमरे में आराम फरमा रही है। अभी कान खींच के उठाती हूँ उसे। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को हाथ लगाने की तूने सोची भी कैसे? ठहर जा, अब तेरी बारी है। अगले पल ही सुधा की जेठानी हाथ में पोछा पकड़कर सारे घर में पोछा लगाने लगती है। अरे नहीं, ये मेरे हाथ अपने आप क्यों चल रहे हैं? अरे मैं नौकरानी की तरह सारे घर में पोछा क्यों लगा रही हूँ? सुधा ये सब देख बड़ी खुश हो जाती है। माँ, ये तो चमत्कार हो गया, देखो इन दोनों को। हाँ मेरी बच्ची, बड़े दिनों के बाद तेरे चेहरे पर हंसी आई है। ये तो कुछ भी नहीं है, तू बस देखती जा, इन दोनों के साथ क्या क्या करती हूँ मैं। इस तरह सुधा की जेठानी और सास पूरा दिन घर के काम करती रहती हैं। फिर शाम को, हाय मेरी कमर टूट गई रे। अरे मेरे तो हाथ ही टूट गए। अरे ये तो शुरुआत है, असली मजा तो अब आएगा। इस तरह सुधा की माँ दोनों सास बहू से रोज घर के सारे काम करवाती थी और सुधा सारा दिन मजे से टीवी देखती थी। अरे ये मेरी जिंदगी क्या हो गई है?
कभी पोछा, कभी बर्तन तो कभी कपड़े। अरे सुधा, जरा कपिल शर्मा का शो तो लगा, आज का एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है। माँ, तुम भी कपिल शर्मा शो देखती हो? और नहीं तो क्या, भगवान जी से छुट्टी लेकर क्या सारा दिन तेरी सास और जेठानी का मुंह देखने आई हूँ। मैं तो अपने कपिल शर्मा को देखूंगी। हाय रे, पता नहीं मेरे घर में किसने क्या जादू मंत्र कर दिया है। रोज रोज इस तरह के काम करके मेरी हड्डी पसली एक हो गई है। अरे भाग्यवान, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तुम दोनों ने बेचारी सुधा को बहुत दुख दिया है, अब भगवान उसी का तुमसे बदला ले रहा है। मैं तो कहता हूँ कि भगवान से अपनी गलती की माफी मांगो। आप सही कहते हैं जी। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरा सबक मिल गया। मैं अपनी बहू को कभी तंग नहीं करूंगी। अरे बहू, तू मेरा मुंह क्या देख रही है? तू भी भगवान जी से माफी मांग। हाँ हाँ भगवान, मुझे भी माफ कर दीजिए। सुधा तो मेरी छोटी बहन है, मैं इसे कभी परेशान नहीं करूंगी। माँ, मुझे लगता है अब ये दोनों सुधर गई हैं, अब इन्हें छोड़ दो। हाँ बेटी, अब तुझे इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, चलती हूँ मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। हाँ, इस तरह सुधा की माँ हमेशा के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बदल के चली जाती है। शिक्षा जैसी करनी वैसी भरनी।